वेलकम फ्रेंड्स, इस सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट सेशन में हमने मेंस के बारे में कुछ जनरल सी बात की थी क्योंकि तीनों मेंस अभी हैं यहाँ पर। सेकंड सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस बार नए चीज़ें क्या हो रही हैं, बच्चे किस तरह से तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं या नया क्या होगा। जैसे जो 20 का जो एक्सपीरियंस है मेंस का कि पेपर थर्ड ऐसा आया, ठीक है, नए फॉर्मेट में लिखने का जो एक्सपीरियंस है, नए सिलेबस के बारे में जो एक्सपीरियंस है और जो मेंस एग्ज़ाम की क्वालिटी चेंज हो रही है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके बाद नई चीज़ें क्या हो रही हैं, इस सेशन में वो बताने का हमारा उद्देश्य है। वही सोर्स वही है कि जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के और जो लाइव आंसर राइटिंग के स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्स 900 प्लस के आसपास, तो उनका जो हम डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं उन बच्चों के आधार पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई अभी कैसा प्रदर्शन स्टूडेंट कर रहे हैं और तैयारी में किस तरह का तैयारी का नया तरीका वो खोज रहे हैं या नई चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि तीनों चार टॉपिक क्या हैं। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। इस बार बच्चे काम कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने देखा कि लास्ट में दिक्कतें आती हैं, लास्ट के 15-20 दिन जो होते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कैसे कंसंट्रेट नहीं कर पाते कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई आपको राइटिंग कंटिन्यू रखनी है टिल एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आपको थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करनी है ताकि एक इनर्शिया ना रहे। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि अगर हम 5-7 दिन भी नहीं लिखें तो अगर मान लो अपने लिखने में 7 दिन का गैप फॉर एग्जांपल दिया है ना, तो फिर बाद में जब अचानक लिखते हैं 8वें दिन तो ऐसा लगता है बहुत इनर्शिया सा रहता है। तो शुरू के 10 से 15 मिनट थोड़ा माहौल बनने में टाइम लग जाता है। तो उस इनर्शिया को हटाने के लिए है ना, हम बोलते हैं कि भाई लास्ट तक आंसर राइटिंग करते रहें। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है कि भाई लास्ट में शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो उस पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो देखेंगे। पेपर थर्ड ऑब्वियसली सभी का कंसर्न है। ऑल्दो हो सकता है कि अगली बार पेपर थर्ड बहुत ईजी आ जाए और पेपर 1, 2, 4 या 5, 6 में बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ ले। 6 भी पोटेंशियल रखता है। जैसे इस बार आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो एसेज बहुत टफ थे, निबंध बहुत कठिन थे। तो पेपर कोई सा भी पेपर देखो, इस मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक पीएससी ने ये बताया कि भाई पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो 3 में उसने ये बताया कि यार हमारा लेवल ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, इस बार जो अनुभव है फर्स्ट सेकंड में बच्चे ठीक है कंफर्टेबल थे, पर यहाँ जाके बहुत कठिन हो गया था। तो उसने ये बताया यार कि भाई एक कोई सा भी पेपर इस तरह का हो सकता है जहाँ अपने कट ऑफ का भी स्ट्रगल हो सकता है। ठीक है, इवन कई बच्चे मतलब उसमें दिक्कत में हैं कि सर अगर पेपर उनसे पूछो कि पेपर कैसा गया ओवरऑल, तो सर वैसा ही गया जैसा पेपर थर्ड गया। अगर वहाँ पास हो गए तो हम आगे ठीक करेंगे। तो इस तरह का तो पेपर थर्ड के बारे में क्या चल रहा है, और इन सब लर्निंग के आधार पर ये जो सब पूरे इतने बच्चों का हम देखते हैं परफॉर्मेंस, ये बच्चे शॉर्ट नोट्स और ये सब की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, हम लोग बनवा भी रहे हैं पेपर थर्ड और इन सब पर विशेष फोकस देने बच्चे, उन सब के आधार पर नए इनिशिएटिव्स क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का और प्रिपरेशन का लेवल। तो देखो इसमें एक वर्ग है। वर्ग कैसे? ओल्ड स्टूडेंट मतलब जैसे 2-3 मेंस दे चुके हैं है ना, 5-7 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो वो इतने अच्छा नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। दे आर वरीड अबाउट कि यार ये डेट्स क्या हुए हैं, किस तरह से आएगा, ये सब इन सब चीज़ों में ज़्यादा, क्योंकि जब टाइम हो भी जाता है तो स्वाभाविक है कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो वो उस तरह की चीज़ों में ठीक है, मतलब उतना इनपुट नहीं दे रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर जाते हैं, रेगुलर रिवाइज करते हैं, बट उतना इंटेंसिव नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है। बेटा देखो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि हम जो रेगुलर पढ़ेंगे, मान लो अपना परफॉर्मेंस का लेवल, मान लो हमारा परफॉर्मेंस का लेवल हर साल यहाँ तक पहुँचता है। मेंस में हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और यहाँ पर आकर टच कर जाते हैं मेंस को और फिर एग्ज़ाम दे देते हैं, तो परफॉर्मेंस यहाँ रहता है। अगर हमको इस बैरियर से इम्प्रूव करना है तो हमको थोड़ा सा
स्पीड अप करना पड़ेगा, पेस ऊपर करना पड़ेगा और एक नया पीक हमको छूना पड़ेगा। तो इस तरह का ये नहीं हो रहा है। क्या होता है कि एक ही तरह का लेवल, एक ही तरह का, जैसे कई बच्चे रेगुलर मीन्स देके क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो सो कॉल्ड कहने को तो पढ़ रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है, इधर उधर टेस्ट लिखते हैं, बट नई स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कमेंट्स हैं, जो उनको बोला जा रहा है कि यार ये चीज़ें दिक्कत है, पूरे सिलेबस में, मान लो पूरा सिलेबस है तो पूरे सिलेबस में कुछ ग्रे एरियाज़ हैं उनके, है ना। मान लो किसी का इकोनॉमी सही नहीं है, किसी का पेपर 3 सही नहीं है, इंग्लिश वालों का हिंदी ऐसे में दिक्कत है, तो वो इन गैप्स को, इन खड्डों को भरने का प्रयास नहीं करें। सो कॉल ठीक है भाई, ज़्यादा पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन ऐसा कि यार ये चीज़ मैंने नहीं, इस 7 दिन में ये चीज़ मैंने नहीं अपना ली, मैं इस तरह का डेटा डालता हूँ, मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई है, मैं इस तरह का नया फॉर्मेटिंग करता हूँ, मैंने ये नया तरह का इंट्रो या कंक्लूजन सीखा है। इस तरह का लर्निंग इन लोगों का थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। पेस अच्छा नहीं है, और कई बच्चे तो बेचारे, स्वाभाविक भी है कि कई बच्चे को तो सर्वाइवल का दिक्कत है, तो दे आर सर्चिंग जॉब्स, है ना, इधर उधर जाके भाई कुछ भी जो भी काम मिले तो उस तरह का वो कर रहे हैं। पेस उनका उतना अच्छा नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि हम अगर एग्ज़ाम की रेस में हैं तो हमारा पेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें, अगर भाई देखो कई बच्चों का बिल्कुल स्वाभाविक रहता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, घर की स्थिति ऐसी नहीं है, तो बिल्कुल वो कहीं जॉब करें, उपयुक्त जॉब करें, है ना, और फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य जो है फाइनली तो वो पोस्ट ही लेना है, ठीक है। तो उससे डेविएट ना हो और अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं सीनियर्स की। सीनियर से हमारा मतलब है कि वो बच्चे जो एक बार जैसे 2019 का मीन्स दे चुके, मतलब अभी फ्रेशर्स ही हैं, ज़्यादा उन्होंने नहीं, लेकिन 1-2 मीन्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है, इस तरह का, तो उनका बिल्कुल एनर्जी बची हुई है और वो बहुत अच्छे से अपनी जो 19 के अनुभव से जो उन्होंने सीखा, ठीक है, 2019 से जो सीखा, 20 से जो सीखा, उसके आधार पर वो कोशिश कर रहे हैं कि यार 21 में हम, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई भी हो तो हम 21 में टॉप पोस्ट ले लें, या इस कहानी को हम ख़त्म कर दें अच्छे से फाइनल पोस्ट लेकर। तो इस तरह का उनका एनर्जी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये बच्चे ठीक कर रहे हैं। फिर है न्यू स्टूडेंट्स बहुत अच्छा, जैसे वो इस चीज़ को ऐसा मान रहे हैं कि यार हमारे लिए टाइम है, ठीक, जैसे उनको क्या दिक्कत आ रही है कि सिलेबस पूरा नहीं है, सिलेबस से उतना परिचय नहीं है, जैसे 1-2 बार मीन्स दे चुके, पहले पढ़ चुके, उन लोगों को पता है, फिर एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम से में कैसा क्या आता है, एग्ज़ाम में लास्ट में किस तरह का होता है। भाई जैसे अगर हम MPPSC के सिलेबस को पूरा बहुत अच्छे से पढ़े तो 1 साल तो सिलेबस पे थोड़ा सा कमांड लेने के लिए ही आवश्यकता होती है, 1-1.5 साल। तो वो इस जो टाइम जो उनको मिला है, जो भी उनको गैप मिले हैं या टाइम मिल रहा है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि जनरली अगर मान लो लगातार हर साल एग्ज़ाम्स हो रही हैं तो अपन को क्या होता है, एक अटेम्प्ट में तो हम परिचय कर पाते हैं या थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ के प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, मेंस में थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। वो इस चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को अच्छे से सुधार रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये जो अतिरिक्त समय मिला है उसको ये अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक, सब पे ये काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग गुड, ठीक। फिर इस तरह के बच्चे भी हैं जो अपन ने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि उनके रिजल्ट का संभावना नहीं है, आप में से भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों, तो वो इस तरह के उसमें है कि प्री पढ़े या मेंस पढ़ें, ठीक है। फिर और जो भी वो पढ़ रहे हैं वो इतना मतलब उतनी दम नहीं लगा रहे हैं, उतना ऐसा नहीं कि यार सुधारते जा रहे हैं। जैसे आप भी जानते हो एग्ज़ाम्स के 1-1.5-2 महीने पहले जो सुधार होता है, जितना दम से अपन पढ़ते हैं उतना उनका देखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ मैं सिर्फ वही कहूँगा जो मैंने पिछले लेक्चर में भी, पिछले इसमें पार्ट में भी कहा था कि आप दोनों को लेके चलें, ठीक है, मेंस को भी साथ साथ लेके चलें, जो क्षमताएं हैं मेंस में, आंसर राइटिंग, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, स्पीड, फॉर्मेटिंग, इन सबको सुधारते चलें, और फैक्ट भी आप लेते चलें, ठीक है, फैक्ट और जो अलग जो है, जो प्री के अलग टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ते चलें, जो स्पेसिफिक प्री के टॉपिक हैं उनको भी आप लेके चलें। तो उससे ये होगा कि
आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलोगे। आप ये भी कर सकते हैं प्री के लिए, जैसे कई आपने पुरानी टेस्ट सीरीज ले रखी हो, उनके पेपर हो, या शॉप पे कोई पेपर मिलते हों, ठीक है, तो वहाँ से पेपर लेकर और निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप इंटेंसिव प्रिपरेशन करें। देखो यार, ये तो एकदम क्लियर है कि अगर हम कहीं भी, या तो इंदौर में हैं या कहीं भी हैं, और हम MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्यों हम हमारा दिन वेस्ट कर रहे हैं? मतलब हमको तो या तो करना है या छोड़ना है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से इंटेंसिव तैयारी करें, दम से तैयारी करें, रोज़ का टारगेट बनाएं इम्प्रूवमेंट्स का कि आज हम इतना इतना इम्प्रूव कर लेंगे, और वो इम्प्रूवमेंट भी करें। कुछ और बच्चों की क्वेरीज हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर पहले, जैसे कईयों का ऐसा है अभी प्री हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो अब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं या अभी सोच रहे हैं, उस तरह कई रिजल्ट के लिए भी रुके हुए हैं, है ना, उस तरह का। तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि पहले सिलेबस कवर कर लें, है ना, कि भाई जब आएगा ही नहीं तो लिखेंगे क्या, और उसके बाद हम टेस्ट दें, है ना। मतलब उसके बाद हम पहले सिलेबस कवर करें और उसके बाद टेस्ट दें। मतलब पूरा सिलेबस कवर किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, ये सब बनाए, और फिर हम टेस्ट देने लगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट भी उसके साथ ही देते हैं, ठीक है, कि सिलेबस भी हमको साथ में कवर करना है और टेस्ट भी उसके साथ ही देके जाना है। देखो, हम सपोर्ट करते हैं सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप देखना कि जैसे मान लो किसी ने 30 टेस्ट दे के वो मेंस देने जाना चाहता है कि हमको 30 टेस्ट दे के मेंस देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, फिर लास्ट में 30 दिन में या 15 दिन में 2-2 टेस्ट लिखूँगा और फिर मेंस देने चला जाऊँगा। नहीं यार, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। ये तरीका इसलिए सही नहीं है, मान लो आपने 4-4 दिन में टेस्ट दिए, है ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और बीच में 4 दिन, तो जो टेस्ट 1 में आपको इनपुट मिला उसका आपने सुधार किया, कुछ सीखा, चाहे पूरा नहीं सीखा हो, कुछ तो सीखा, और वो टेस्ट 2 में अप्लाई किया। तो इन दिस वे यू विल ग्रो, ठीक है। आपका धीरे धीरे क्षमता सुधरती जाएगी और आप जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो हर्डल्स हैं, जो मिनिमम पॉइंट है सिलेक्शन का, उसको आप क्रॉस कर जाओ। तो आप इस तरह से तैयारी करें। तो हम यही बोलते हैं कि आप सिलेबस प्लस टेस्ट दोनों साथ में दें, ताकि जो हमने पढ़ा है, जो सिलेबस में हमने पढ़ा है, उसका परीक्षण भी होता रहे, एप्लीकेशन पार्ट भी चलता रहे कि इसको हम किस प्रकार लिख पा रहे हैं, हमने क्या समझा है, जितना पढ़ा है वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, व्यवस्थित आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। कई बार होता है कि सवाल बहुत ईजी आता है पर हमारे पास ज्ञान बिखरा हुआ सा रहता है, तो हम उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते, उसको व्यवस्थित नहीं लिख पाते, ठीक है। तो हम सेकंड वाले पर जाएंगे कि आप टेस्ट और सिलेबस दोनों साथ में दें, मतलब आप तैयारी करना प्लस उसका परीक्षण करना, दोनों साथ में लेके चलें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने पहले भी कहा कि 2019 भी शायद वो देंगे अगर दोबारा से होगा, या 19 भी उनका प्रोबेबल है, ठीक है, कि भाई वहाँ पर उनका में अगर प्री का रिजल्ट दोबारा आता है और पूरा मेंस होता है, देखो कोई श्योरिटी नहीं हो सकता है कि मेंस का ही दोबारा से निकाल दे और इंटरव्यू और ये सब, तो हमको नहीं पता है। लेकिन अगर उनका ऐसा है तो वो ये सोचते हैं कि पहले मैं क्या 2019 भी करूं, इसको भी साथ में लेके चलूं, तो ये बकवास आप ना करें, ठीक है। आप अभी अगर 2021 का मेंस दे रहे हैं तो 2021 का तैयारी करें, बहुत सारा सिलेबस कॉमन है, जो बचेगा वो टाइम मिलेगा उसमें अपन कर लेंगे, ठीक। तो ओवरऑल ये है इस पार्ट से, परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन के पार्ट से, कि आप इंटेंसिव तैयारी शुरू रखें, ठीक है। आप तैयारी का वही स्तर बनाए रखें और ऐसा नहीं कि कोई दिन हमारे खराब जाए, नहीं, अपन पर डे आप टारगेट बनाएं, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों को सोचें कि आज मैं 1 लाइन ज़्यादा लिखूंगा, आज मैं थोड़ा सा इंट्रो ऐसा प्रभावी एक फैक्ट डालने की कोशिश करूंगा। तो गेम की तरह लें कि भाई आज अपन ने इंट्रो पे देखते हैं कि आज मैं बहुत शानदार इंट्रो लिखूंगा, ठीक है, आज मैं बहुत शानदार कंक्लूजन लिखूंगा, है ना। इस तरह का छोटे छोटे टारगेट लें। आज मैं कुछ तो एक ऐसा एनालिटिकल फैक्ट डालूंगा जो थोड़ा अलग रहेगा, है ना, इस तरह का। तो गेम की तरह लें इसको, पहेलियों की तरह लें, रोज एक्साइटमेंट बना रहे तो
ठीक लगता रहे, है ना। नहीं तो एक जैसा बोरियत के सुबह उठे, लाइब्रेरी गए, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ना, इस तरह का। फाइनली इवनिंग में देखा तो क्या कुछ प्लस हुआ ये पता ही नहीं चला। तो इस तरह के डे वेस्ट ना करें, इंटेंसिव तैयारी करें, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड फेज पर, वो है शॉर्ट नोट्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर हमको लगा कि बच्चे मतलब थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले तो बच्चों को ये दिक्कत आती है, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या। देखो बिल्कुल नए बच्चे को, या जब अपन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बुक्स ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, चीज़ें ओवरऑल समझ में आती हैं। बुक्स एक लिंक्ड होती हैं सब चीज़ें, वो पृष्ठभूमि बताकर आपको बताता है कि यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे आया और इस तरह से चीज़ें। बुक्स अपन को पढ़नी चाहिए। फिर हमको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। खुद के नोट्स या कोई भी नोट्स आपको अच्छा लगे, मान लो आप कोई कोचिंग में, तो वहाँ आपको वो नोट्स अच्छे से पढ़ा दिए जा रहे हैं, समझा दिए जा रहे हैं कि भैया हमने ये सोच के नोट्स बनाए हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। वो अगर आपको ठीक लगते हैं तो वो आप फॉलो करें, है ना। तो ये फिर अपन लें नोट्स जो डिटेल्ड रहेंगे, ठीक है, डिटेल्ड रहेंगे। फिर अपन बनाए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है सीधा सीधा ये मतलब है कि वो चीज़ें जो सामान्य नहीं है। मतलब अब जैसे मान लो गरीबी के कारण तो जनसंख्या, संसाधनों का समतामूलक वितरण नहीं होना, कृषि, स्वास्थ्य, खर्च और ये सब चीज़ें, तो ये तो कॉमन है, मुझे याद है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें जो मैं शायद भूल जाऊंगा, एग्ज़ाम तक नहीं कैरी कर पाऊंगा, ठीक है, कि भाई मुझे हो सकता है वो चीज़ें याद ना आए और वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपन लिखने का प्रयास करें, ना कि जनरल चीज़ों को। शॉर्ट नोट्स में उन्हीं चीज़ों को लिखें जो एक तो अपने भूलने की संभावना है और दूसरी इम्पोर्टेंट है कि भैया ये तो पूछता ही पूछता है या इसके आने की संभावना तो है। तो अपन वो चीज़ें ना लिखें जो सामान्यतः अपन को याद है। जैसे मैंने बताया कि जैसे जनसंख्या वृद्धि का कारण है शिक्षा, गरीबी, इस तरह के पॉइंट तो अपन खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। हम वो लिखने का प्रयास करें, कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है, या कोई अच्छा कारण है ना, उस तरह का। तो शॉर्ट नोट्स ये है। शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए एक पेपर का, एक मान लो पेपर 1 2 3 4 5 इस तरह का होना चाहिए कि अपन मानते एग्ज़ाम से पहले के दिन अपन बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़े तो 5-6 घंटे पढ़ पाएंगे। जैसे मान लो आज मैं पेपर 1 दे के आया और पेपर 2 मुझे कल देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे अपन पढ़ पाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं। तो उन 5-6 घंटों में वो रिवीजन हो जाए, ठीक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से 200 के आसपास पेज पढ़ सकते हैं। हम 300 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन रिवीजन कि हमने उसका रिवीजन कितना किया है। लोग एक बुक पढ़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार रिवाइज की हुई होती है। तो उतना आप पढ़ें जो आप रिवीजन कर पाएँ उस दिन, क्योंकि ये बात आप समझ लेना, अगर आपने कुछ भी चीज़ का स्टडी किया है और वो एग्ज़ाम में आया है और एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाए हो, तो उसके पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं, फालतू के ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं। तो आप उन चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करें। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है। तो आप इतना बड़ा रखें, है ना, अगर आप इतना बड़ा रखें ताकि आप एक दिन में या उस एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ जाएं। यहाँ बार बार आप जब टेस्ट लिखने जा रहे हैं उसी पेपर का, तब उस एग्ज़ाम की तरह ही उसको रिवीजन करें। जैसे टेस्ट सेंटर में गए तो उसको ले गए, 15-20 मिनट पहले गए, पूरा रिवाइज कर लिया, फिर लिखने लगे, तो आपको पता भी चलेगा कि यार उसमें से कितनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और क्या सुधार हो पा रहा है। तो शॉर्ट नोट्स पे आप इस तरह से काम करें। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है ये, बिल्कुल सही है। हाँ, दूसरा इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि टाइम ख़राब हो रहा है। कई बच्चे बोलते हैं यार सर बहुत टाइम लगता है यार, है ना। आप ये सोचें, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अपन बना रहे हैं 2020, है ना, तो यार पुरानी के मतलब उस इसका पढ़ते समय ही अपन ध्यान रखें कि यार क्या क्या नया कर सकते हैं। जैसे स्कूली शिक्षा, इसमें है स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा,
कि भाई टीचर्स के एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, उनके अपग्रेडेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो नए नए कॉन्सेप्ट अपन सोचते हैं यार 86 पहले वाली शिक्षा पद्धति में क्या था जो इसमें नहीं है, औरों में क्या है, कोई ग्राफ बनाने का सोचें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी कल का एग्जांपल है कि एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इसमें नया क्या कर सकते हैं, कि जैसे मान लो बहुत सारे ये व्हीकल्स हैं, कौन, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है ना, इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है वेट और एक होता है हाइट, मतलब वजन और ऊंचाई। वही रॉकेट या वही व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर रख पाए। ठीक है, अब हम ये प्लॉटिंग कर सकते हैं कि भैया SLV क्या था, ASLV क्या था, PSLV क्या था, GSLV क्या था, तो इस तरह से अपन प्लॉटिंग करके दिखा सकते हैं। तो ये जो काम है ये आप सोचो एग्जाम में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये शॉर्ट नोट्स बनाने के दौरान करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के दौरान सिर्फ उसको लिखना नहीं कि किस तरह से मैं संशोधित करके लिखूं, किस तरह से इमेज फॉर्म में लिखूं, फ्लो चार्ट में लिखूं, ये आप करें। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं उसका हम लिखते जाते हैं तो अलर्टनेस भी रहता है। एग्जाम तक वो ज्ञान कैरी करने की इसमें क्षमता है कि भाई हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, जो भी शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं, एग्जाम में उसको लिख पाएंगे अगर सवाल आया तो। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 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 दबाव देने पर और थोड़ा सा अनुशासित करने पर बच्चे बना भी रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो आप लोग भी इस पर काम करें, शॉर्ट नोट्स पर। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस पे भी आप कंपलसरी बनाना, हमारी ओर से तो ये है कि कंपलसरी बनाना, और इतना आप बनाएं कि एक दिन पहले उसको पढ़कर चले जाएं। पेपर थर्ड का थोड़ा इशू है, बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं। मतलब जैसे अगर हम देखें 2020 का, तो एक तरह से नॉकआउट राउंड रहा है वो, कि कई लोगों की पेपर थर्ड में जमानत जब्त हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि वो कट ऑफ ना क्लियर करें और उनको चेक ना हो। हम 2020 से पहले ये बोलते थे कि भाई पेपर थर्ड बहुत अच्छा भी प्रदर्शन करने का मौका है। जैसे आप 2018 के टॉपर को देखें तो पेपर थर्ड में बहुत अच्छे नंबर हैं उनके, क्योंकि साइंटिफिक पेपर है, ज़्यादा नंबर कटने की संभावना रहती नहीं है। अगर आपने थ्योरी लिखी है नंबर मिलेंगे। मैथ्स तो एकमात्र ऐसा यूनिट है जिसमें 30 में 30 लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बूस्टर भी हो सकता है, मतलब ये आपकी MPPSC में बहुत अच्छी पोस्ट ला सकता है, आपका आप सिलेक्शन से बाहर थे तो सिलेक्शन में ले जा सकता है, और ये डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है, ये आपका अटेम्प्ट खराब भी कर सकता है। कैसे? जैसे इस बार जो पेपर थर्ड ने जैसा किया और जिन बच्चों ने उसको लाइटली लिया, वो बच्चे हो सकता है कि उसमें दिक्कत फील कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनसे भी पूछा है कि यार सर बहुत पेपर टफ था, क्यों, आउट ऑफ बॉक्स आया। ठीक है, तो आप पेपर थर्ड को थोड़ा सा अच्छे से लें। ऐसा नहीं कि ये अब भी टफ आएगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है अब तो कोई सा भी पेपर टफ आ जाए, कोई सा भी पेपर उस तरह का आए, और एक ना एक पेपर इस तरह का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लें कि भाई ये आपका सिलेक्शन का बहुत चांस बढ़ा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे तो इस पे बहुत डिपेंड रहते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको लें। दूसरी बात, कोई सा भी पेपर ऐसा हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि ये तो सिर्फ पेपर थर्ड में उसने आपको चमकाया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, तो हो सकता है पेपर 4 जो एथिक्स है ऐसी टर्म्स दे दें, ऐसे सेंटेंस दे दें, इस तरह का कॉन्सेप्ट दे दें कि पेपर 4 में हमको बहुत दिक्कत आ जाए, है ना। पेपर हिस्ट्री में बिल्कुल पहले 3 मार्कर ऐसे आते थे, 4-5 तो आते ही आते थे जो कहीं से हवा नहीं लगती थी। तो कोई सा भी पेपर आ सकता है ऐसा, है ना। पेपर थर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है, इजी आया तो बहुत ज़बरदस्त नंबर देगा हमको, टफ आया तो इतनी तैयारी रखें कि हम क्वालिफाई कर पाएँ, हमारा अटेम्प्ट खराब ना हो। ठीक है, अब ये जो लेवल चेंज होगा, इस आधार पर हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आप तैयारी का एक लेवल रखें। किस तरह से? इस तरह से तैयारी को प्लान करें कि ये है एकदम टफ लेवल, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक, एकदम टफ, और ये थोड़ा सा टफ, मतलब मान लो मॉडरेट टाइप,
है ना, ये एकदम टफ। तो आप 20-30% इतना भी इसको प्रिपेयर करें कि टफ लेवल पर भी यार ये वर्स्ट सिनेरियो में ये चीज़ आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो पेपर थर्ड पूरा ही वैसा आ गया, ऑप्शन नहीं दिए, इस तरह की चीज़ें, तो अगर टफ रहा, बहुत ज़्यादा टफ रहा, तो मैं किस तरह से सरवाइव करूंगा, ये प्लानिंग भी आप रखें। मॉडरेट आया तो मैं किस तरह से, और नॉर्मल आया तो सब करेंगे ही करेंगे, नॉर्मल में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे करेंगे, इस तरह की प्लानिंग आप रखें। तो 20-30% तैयारी सभी पेपर में आप टफ की भी करें। मतलब जैसे एथिक्स देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें टफ पढ़ें, नहीं, नॉर्मल पे अच्छी कमांड रखें, लेकिन अगर उस सवाल में कुछ टफ सा है ना, जो थोड़ा सा प्रयास करके समझा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो अपन उसको भी ज़्यादा बहुत अच्छे से तैयारी नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। भाई कई टॉपिक हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो सकता है यार हम बहुत अच्छा कमांड ना कर पाएँ, हम नहीं समझ पाए इंजीनियर्स की तरह, लेकिन उतना कि हम एक जनरलिस्ट की तरह लिख पाएँ, सामान्य लिख पाएँ, तो उतना आप तैयारी जरूर करें टफ टॉपिक की भी, टफ को भी साथ में लेके चलें, इसलिए कि भैया वो अटेम्प्ट खराब ना करा दे हमारा, कोई भी पेपर अगर ऐसा आ जाए तो, ठीक है। स्पेशल फोकस रिक्वायर्ड है भाई, बिल्कुल आपको पेपर थर्ड में विशेष प्रयास करना ही करना है। क्यों? क्योंकि देखो आर्ट्स वालों को तो दिक्कत आती ही आती है, वो तो बेचारे भरतनाट्यम करते हैं इस पेपर को देखकर। जो साइंस वाले भी हैं वो भी टच में नहीं है, वो हल्के में लेते हैं, अरे कर लेंगे मैथ्स बाद में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि मैथ्स में आप ये देखो कि आप 30 में से 30 ला सकते हो। अगर किसी यूनिट में आपके 15 आ रहे हैं ना 30 में से, तो 2 यूनिटों के बराबर ये काम कर देगा अकेला, ठीक है। तो इसको बहुत सीरियसली लो, और इसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए जो आपको बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है। सोर्स एनसीईआरटीज और एनआईयूएस, क्योंकि ज़्यादातर टर्म्स वो एनसीईआरटी से उठाता है ना। एनसीईआरटी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से वो टर्म्स तो लेता है पर वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, तो आप वहाँ से टर्म्स लें, वहाँ से आप सोचें कि मैं किस तरह का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है और उसका सॉल्यूशन खुद बनाएं, ठीक है, सॉल्यूशन खुद बनाएं। ऐसे ही एनआईयू अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप एनआईयू इसका ले सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यार 12 तक भी अपन को पढ़नी पड़ेगी, क्लास 12 तक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं पूरी 12th की पढ़े, पर अपने जो टॉपिक दे रखे हैं वो चैप्टर्स हम इसमें से भी पढ़ें, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर थर्ड से हम फाइनली ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरह से थोड़ा सा 20-30% लेवल टफनेस का थोड़ा सा सब सब्जेक्ट में लेके चलें। जैसे हिस्ट्री में जो डीप में है उन फैक्ट्स को भी ध्यान दें थोड़ा सा। पेपर थर्ड की स्पेशल तैयारी करें, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है और ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत सीरियसली लें, ये बूस्टर हो सकता है आपके लिए, ठीक। तो ये इसमें पेपर थर्ड से अपना है। अब हमने जो चीज़ें हैं उसके आधार पर कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। चीज़ें क्या हैं, मतलब मान लो जो अब तक हमने बच्चों को पढ़ाया, जैसे यार जैसे हमारे यहाँ बच्चे टेस्ट देने आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मेंस के बच्चे हैं जो आगे मेंस देते हैं, टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो उन अनुभव से तो अच्छा बच्चा, मतलब कई तरह का मेन अनुभव ये है कि यार उसको जानकारी है, नॉलेज है, क्योंकि पढ़ा है, उसने सिलेबस कवर किया है, क्लासेस में बैठा है, ठीक है, या खुद से रिवाइज किया है यूट्यूब पे और इन सब पे देख के समझा है, तो उसको नॉलेज है। बट ज़्यादातर मामलों में ऐसा है कि यार वो सोचने की क्षमता नहीं, अगर सवाल थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ तो वो सरेंडर हो जाता है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा घुमाने पर या तो सरेंडर होता है, या फिर जो खुद को आता है वो लिखता है। उसको नहीं पढ़िए कि सवाल क्या पूछ रहा है, उसको ये पढ़िए कि मुझे क्या आता है इसमें, वो लिख के आता है, तो नंबर नहीं मिलते हैं। इस बेस पर देखो जैसे हम हमारे मेंस में कर ही रहे हैं उस तरह का, मेंस की क्लासेस में, ऑल दो कि स्लो स्पीड से चीज़ें हो रही है, लेकिन बट हम इम्प्रूव कर रहे हैं जितना भी हमको टाइम मिल रहा है। अब हमने उसमें थोड़ा सा बड़े स्तर पर जाना चाहा है, ये कुछ इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किए हैं। ये मैं उन्हीं इनिशिएटिव को बता रहा हूँ जो 100% मैं लूँगा, इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं और एक सर्टेन इंटेंशन से लेंगे। जैसे पेपर थर्ड स्पेसिफिक,
ठीक है, ये पेपर थर्ड का अलग से हम चला रहे हैं, ठीक है, अलग से हम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? 40 डेज की लाइव आंसर राइटिंग होगी, 40 डेज का लाइव आंसर राइटिंग और डेली आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ बैठ के 6 से 8, ठीक। पेपर थर्ड का अलग से क्लासेस भी हम लोग चला रहे हैं, 2 तरह की, या तो आपको डिटेल में पढ़ना हो या टारगेट में पढ़ना हो। टारगेट मतलब, डिटेल मतलब लेट्स से इट विल टेक 20 to 25 डेज इन 1 यूनिट, तो ये बहुत बड़ा जाएगा। तो हो सकता है ये आपके लिए ठीक ना हो, पर हो सकता है कुछ यूनिट के लिए ठीक हो। जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर नहीं, भैया मेरे को तो बहुत दिक्कत है और मुझे को 15-20 दिन देने ही देने, तो हो सकता है वो 1 यूनिट आपके लिए इसमें काम आए। टारगेट में ऐसा कि यार मान लो लेट से 30 दिन में पूरा पेपर है, 30-35 दिन में पूरा पेपर शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। वो हम आशा कर रहे हैं कि कुछ आपको भी आता है, लेकिन अब वैल्यू एडिशन और रिवीजन के तौर पर हम आपको ये चीज़ें बता दें और कुछ टफ कॉन्सेप्ट है उनको डिटेल में समझा भी दें, तो ये चीज़ें भी हम चला रहे हैं। तो इसमें एक तो क्लासेस का है, एक 40 दिन लाइव आंसर राइटिंग का है, 5 टेस्ट हम इसमें आपके ले रहे हैं अलग से यूनिट वाइज, एक FLT इसमें हमने इंक्लूड किया है जो 13 सितंबर से शुरू होगा बोलाराम ब्रांच पर, 6 से 8 तक, ये 6 से 8 चलेगा। तो ये पेपर 3 स्पेसिफिक हमने क्या इनिशिएटिव लिया है वो मैंने आपको बताया। इसमें पेपर 3 में हम टफ, इजी से लेकर टफ तक कवर करेंगे और उतना कवर करेंगे कि भैया अगर पेपर ठीक ठाक आता है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आए, अगर बहुत टफ आता है मॉडरेट से आप प्रदर्शन करें, है ना। इस तरह का हमारा यहाँ पर मोटिव रहेगा। तो ये आप 13 सितंबर से देख सकते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है हमारा मेंटरिंग वाला, ठीक है, मेंटरिंग वाला। देखो आप एक चीज़ को समझें कि क्लासेस में हम भी पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, और जैसे लाइब्रेरी में भी आप पढ़ रहे हैं, मान लो या तो किसी क्लास के माध्यम से या स्वयं से आप खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। फिर लेकिन आपका आउटपुट कितना है या लर्निंग कितना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आज अपन प्लॉट करें ना, तो बच्चा ये तैयारी शुरू कर रहा है, यहाँ से 0 से ये तैयारी शुरू की, यहाँ तक उसकी क्लासेस ख़त्म हुई। ये पोस्ट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। मतलब हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया या क्लासेस में पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद सिलेक्शन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये वाला यहाँ सिलेक्शन के लिए रियल हर्डल होता है, ठीक है। डेली रूटीन बनाए रखना, उसी इंटेंसिटी से सीखना, है ना। हमारा जो नॉलेज हमने लिया है उसमें गैप्स को ढूंढना कि यार ये चीज़ें तो समझ में ही नहीं आई, लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट प्रश्नों को समझना, उनको सॉल्व करना, तो ये पोर्शन बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और इसके लिए ज़्यादातर हम लोग जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, टेस्ट ले रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग ले रहे हैं, ठीक है, या आपको शॉर्ट नोट्स और इन सब के थ्रू गाइड कर रहे हैं। लेकिन इस वाली चीज़ पे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपका रिजल्ट डेविएट होता है और रिजल्ट में दिक्कतें आती हैं। तो हम ये अब जनरली ये होता है कि पहले बच्चा क्लास करता है फिर इस पे जाता है, तो टाइम लगता है, लगभग 1 साल उसको क्लास में लगता है और आगे 1-1.5-2 साल वो इसमें संघर्ष करता है। तो प्रयास तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये जो हमने टॉपिक, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, ये उन बच्चों के लिए है जो एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक ठाक उनको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, सारे दिन का ये प्रोग्राम है। आप जैसे मैंने देखा है अभी कई सारे इंडिया लेवल पर भी इनिशिएटिव्स हैं जो इन हाउस या डे बोर्डिंग से आपको पढ़ाते हैं। डे बोर्डिंग मतलब आप सुबह आ गए, आपको टास्क दी गई, आपको मटेरियल दिया गया, आपको सोर्स दिया गया, आपको बहुत अच्छी कंपनी दी गई और आपसे आशा की गई कि शाम तक आप इतना करोगे और ये चीज़ें करोगे। अगर आपको बीच में कुछ दिक्कत आती है तो आप संपर्क करोगे। जैसे मान लो इस प्रोग्राम में मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, तो आप मुझसे कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरे को इसमें दिक्कत है, तो वहाँ हम कंटिन्यू समझाते रहेंगे कि भाई ठीक है यार ये इस प्रॉब्लम है तो इसको ये समझाओ। शाम को आपसे आशा की जाएगी कि आप बहुत जो टेस्ट दिए गए हैं वो टेस्ट में आप प्रदर्शन करके बताएं। टेस्ट बिल्कुल दोनों तरह के होंगे, है ना, फैक्चुअल, एनालिटिकल, टफ, सब का मिक्स होगा ये, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस होगा आप पे सोचने सिखाना,
आपको अगर पॉइंट नहीं आ रहे हैं तब भी जैसे कोई आपने सवाल पढ़ा और उसको एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप कैसे बहुत बेस्ट आंसर बना पाएँ, आप सोच पाएँ, आसपास की चीज़ों से कुछ पॉइंट उठा पाएँ और उसमें बहुत अच्छा फ्रेम कर पाएँ। तो इस तरह का ये प्रोसेस रहेगा। ये डे बोर्डिंग रहेगा, सुबह से आप आएंगे, यहाँ पे आपको डेली का, जैसे लाइव आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, आपको 140 दिन का डेली का टाइम टेबल दे रखा है, भैया इस दिन टॉपिक ये चलेगा, इस दिन ये चलेगा, इस दिन, उसी तरह से इसमें भी ऐसा रहेगा। ठीक है, तो डेली टॉपिक रहेंगे। आउटकम मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये, रियल में देखा जाए कि वास्तव में आप सीख कितना रहे हो। हमने तो बहुत ज्ञान दे दिया है आपको, ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, पर रियल में आपका इंप्रूवमेंट क्या है, जो मैंने कहा था ना कि पर डे हमारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो उस आउटकम का मॉनिटरिंग है ये। डेली टॉपिक रहेंगे, पूरा शेड्यूल रहेगा इसमें, उस इनपुट्स रहेंगे हमारे, हम समझाएंगे यार इस चीज़ में ये ध्यान देना, इस चीज़ में ये ध्यान देना, ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करना, ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एनजीओज और ये सब, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा में कौन अच्छा एनजीओ काम कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा पंचायत है या जिला है जिसमें बहुत रैपिडली एजुकेशन लिटरेसी का रेट बढ़ा है, तो इस तरह के इनपुट्स हम देंगे। इवनिंग में टेस्ट होगा, जो मैं पर्सनली मैं सवाल बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल कॉपी और आंसर शीट्स और ये सब दी जाएंगी, विद इन टाइम आप उसमें लिखोगे। कुछ घर के लिए भी रहेंगे कि आप घर से लिख के लाओ इनको, ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं खुद उसको चेक करूंगा, ठीक है, खुद उसको स्वयं चेक करूंगा कि बच्चों का, देखो इसमें मोटिव हमारा ये है कि यार कैसे आपकी लर्निंग सुधारा जाए, कैसे लर्निंग को डायरेक्शन दी जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करना भी चाह रहे हैं, बट उनको डायरेक्शन नहीं पता है। वो उनको एक दिन बोलो तो 4-5 दिन हवा में रहेंगे, 4-5 दिन जोश रहेगा, लेकिन फिर वही का वही रूटीन, फिर वो कंटिन्यूस टच में नहीं आ पाते हैं, तो फिर हम उनको बोल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से वो बेचारे एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और ये तैयारी बहुत जटिल होती जा रही है उनके लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ दूर करने का हमारा प्रयास है। आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स पूरे हम बनाएंगे, क्योंकि नोट्स में भी क्या चीज़ें फोकस करनी है, क्या नहीं करने, वहीं पर एनसीईआरटीज़ की तरह सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, डेली क्वेश्चंस रहेंगे, चेकिंग रहेगी, फीडबैक रहेगा इसमें। ये 26 सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है, 26। ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार मेंस देंगे, क्योंकि अभी संभावना है कि मेंस की डेट बढ़ेगी और आगे हमको टाइम मिलेगा। तो अराउंड 150 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा ये। ठीक है, 125 से 150 डेज़ के आसपास, और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा पूरे टॉपिक्स पर। वेदा ऑफिस में ये रहेगा। ठीक है, ये डे बोर्डिंग रहेगा, जैसे हमने लाइव के टॉपिक बांटे हैं वैसे ही उसी तरह से आपको डेली का टॉपिक पता होगा, आप खुद मटेरियल लाओगे जो आपके पास है, और हम मटेरियल देंगे, और पूरा दिन शेड्यूल रहेगा, बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा लंच के लिए, नहीं तो आपका ये पूरा डे बोर्डिंग रहेगा। इससे सिर्फ हम आपका प्रतिदिन इंटेंसिव चाह रहे हैं कि आप पर डे बहुत अच्छे से काम करोगे, जो डायरेक्शन दिए उस डायरेक्शन पे काम करोगे, और डेली आउटकम हम मॉनिटर करेंगे। आप अकाउंटेबल रहोगे कि आप डेली इतनी चीज़ें करके जाओ। ठीक, क्योंकि जैसे हम कितना भी कुछ भी बोल दें, आप ये कर लाओ वो कर लाओ, तो उस इंटेंसिटी से आप नहीं करोगे। अब तक जो 3-3.5 साल हमको हुए हैं कोचिंग्स में, इस लाइन में, उसके आधार पर हमने ये वाला प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ये बहुत पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे, पर टाइम नहीं था। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से टाइम, ये अब इसकी प्रिपरेशन कर ली गई है, जैसे पूरे नोट्स बना लिए गए हैं, सवाल बना लिए गए हैं। ये फाउंडेशन प्रोग्राम है मेनली यूपीएससी के लिए, मेनली यूपीएससी के लिए, नॉट एमपीपीएससी एंड ऑल। इसमें एमपीपीएससी में वो बच्चे बैठ सकते हैं जो फाउंडेशन पे काम करना चाह रहे हैं, और जो चाहते हैं कि फ्यूचर में वो यूपीएससी भी देंगे। ठीक है, फ्यूचर में वो यूपीएससी भी देंगे। ऐसे बच्चे इसमें एमपीपीएससी में वाले भी बैठ सकते हैं। उनके कुछ सेशन अलग होंगे, लेंगे हम ही सब सेशन, लेकिन उनके जैसे फॉर्मेटिंग, उनके फैक्चुअल चीज़ें, एमपी पे विशेष ध्यान, हिंदी पर विशेष ध्यान, तो वो अलग चीज़ें उनकी रहेंगी। पर मेनली ये यूपीएससी के लिए 400 दिन का प्रोग्राम है, पर डे का शेड्यूल हमारे पास है। ठीक है, कि ये दिन ये करना है। लगभग 5 घंटे की क्लासेस रहेंगी इसमें, और बहुत सारा असाइनमेंट रहेगा घर के लिए। तो वो ये देखा जाएगा
कि भाई पर डे अगर आप वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं तभी आपको अगले दिन क्लास अवेल कराई जाएगी, क्लास में अनुमति दी जाएगी। ठीक है, उसमें सवाल इस तरह के रहेंगे जैसे हम लोगों के IITs वगैरह में होते थे कि ओपन बुक्स, क्योंकि सोच के लिखना रहता था पूरा, तो अगर हमारी सही से लर्निंग नहीं है तो हम उनको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया यार कि आप गरीबी के कारण लिखो या उस तरह का, या सामान्य मालवीय पठार की विशेषता लिखो, है ना। सवाल टॉपिक ये रहेंगे लेकिन सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो उससे ये होगा कि आपकी एक कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। जीरो से स्टार्ट होगा, ये एकदम फ्रेशर्स के लिए ये प्रोग्राम है, फ्रेशर्स के लिए। 400 डेज डेली हमारा लेक्चर रहेंगे, हम ही पूरे 400 दिन हम लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा इनिशिएटिव है जो यहाँ UPSC का एक हम बेस बनाएंगे। UPSC में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो हमारी लर्निंग है, उसको हम यहाँ पर नर्चर करेंगे और सही तरह से डायरेक्शन करेंगे। नोट्स होंगे, डेली प्रैक्टिस शीट्स, ये प्रैक्टिस शीट्स पे बहुत इस पर एफर्ट रहेगा। और चूँकि देखो ये प्रैक्टिस शीट्स और ये सब तो बहुत बिकती हैं, आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हो, नोट्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन उसको फॉलो कराना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो हम माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे लाइव आंसर राइटिंग में हम कुछ हद तक उसमें सफल हुए हैं कि बच्चे डेली इंप्रूव कर रहे हैं, 10 से 15 दिन में उनकी स्पीड आ जाती है, फॉर्मेटिंग आ जाती है, उनकी कॉपी अच्छी दिखने लगती है, प्रेजेंटेशन सुधरता है। तो लाइव आंसर राइटिंग से ही ये लर्निंग है, जो भी दोनों तीनों काम हम चला रहे हैं अभी, ये जो दोनों तीनों कोर्सेज हम बता, उसी की लर्निंग के आधार पर ये है। पर ये फाउंडेशन है कि हाँ, इसमें प्रोसेस ये है कि हम मिनिमम टाइम में सिलेक्शन की ओर ले जाएं। देखो कई लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है कि UPSC बहुत टफ है, इस तरह का है ना, यहाँ UPSC में नहीं है उस तरह का। जैसे हमारा बैकग्राउंड पूरा UPSC का ही रहा है, तो UPSC तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे UPSC जो पढ़ते हैं उनको MPPSC में दिक्कत होती है ना, वो रूट लर्निंग और ऐसा रटना और वो सब उनको, हालांकि MPPSC भी अब चेंज करता जा रहा है। तो UPSC तो अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपने शुरू से सही चीज़ों को लिया है, तो बहुत अच्छा लर्निंग है और उसको एंजॉय करते हैं अपन लोग। पर डायरेक्शन सही होना ज़रूरी है। डेली वो एक्साइटमेंट, डेली लर्निंग की फील कि हमने कुछ ना कुछ आज सीखा है, वो फील आना ज़रूरी है। फिर स्वतः ही बच्चा खुद से ही पढ़ने लगता है। तो ये हम यहाँ इसके माध्यम से प्रयास करेंगे। 3 टाइप के नोट्स हम यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हमने जो दे दिया वही सब है। आपको बुक्स के कुछ चैप्टर दिए जाएंगे जिरोक्स के, जो पढ़ना अनिवार्य है। बुक्स नहीं देंगे पूरी, हम कुछ खुद जिरोक्स ला के वो देंगे कि भैया ये आज शाम तक या 1 घंटे में पढ़ना है और इस पर आधारित ये सवाल आपको लिखना है। डिटेल्ड नोट्स होंगे जो हम खुद ने बनाए हैं, और शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी हमने खुद ने बनाया और आपको उसको एडिट करोगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के नोट्स होंगे। स्पेशल बैच है ये, इसमें डेली क्लास होगी, स्पेशल बैच है। क्वालिटी सोर्स जैसे अच्छे न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इन सब, या जो भी है डाउन टू अर्थ मैगजीन्स और इन सब का, पॉलिटिकल वीकली, ये सब NCERT, NIUS और इन सब का हम लेंगे, है ना। इन सब का भी वहाँ से भी टर्म्स लेंगे, वहाँ से भी सवाल हम लेंगे। ठीक है, कैपेबिलिटीज टू थिंक, सोचने की क्षमता डेवलप करनी है इसमें। एबिलिटी टू मेक ओन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, खुद मतलब कोई चीज़ समझ में आई और अपन इतने अच्छे तर्क बना सकते हैं बिना राटे, बिना मगअप किए, इस तरह की यहाँ पर कैपेसिटी हम डेवलप करेंगे। हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि 140 दिन में लाइव आंसर राइटिंग से हम रिजल्ट के कैपेबल चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे पिछला 19 का आया तो उसमें अकेले लाइव आंसर राइटिंग से लगभग 300 बच्चे, 1900 में से 300 बच्चे अकेले लाइव आंसर राइटिंग से थे। तो उसी पैटर्न पर, उसी थीम पर ये प्रोसेस ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें और डेली लर्निंग है, डेली हम देखेंगे। देखो यार, ये भी आप बात ध्यान रखना कि जिस तरह का, जैसे अपन चाहते हैं कि इस तरह की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, इस तरह का ये व्यक्ति, इसकी पर्सनालिटी ग्रो हो, डेली उसको उसी तरह का माहौल देना बहुत ज़रूरी है। डेली उसको उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह का फीडबैक देना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं आर्मीज़ और इन सब में होता है कि एक स्पेशल मोटिव के साथ और एक स्पेशल प्रियो टारगेट के साथ कि इसको उस तरह का बनाना है, डेली मेहनत करवाई जाती है। इसी तरह के इन प्रोग्राम से हम ये चाह रहे हैं कि आपको
कैपेबिलिटीज़, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़, है ना, आपके खुद के आर्ग्यूमेंट करने की कैपेबिलिटीज़ बढ़े। ठीक, तो ये सब प्रोग्राम है। बाकी आप इनके बारे में डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक से ले सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो, आप टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे नंबर हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, अवेयर रहें कि आसपास क्या चल रहा है, किस तरह के बच्चे, मतलब बच्चे क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है। ठीक है, और डेली एक रूटीन बनाएं कि यार हम डेली कुछ ना कुछ अपन को सीखना है। थैंक यू।